So, hello everyone. My name is Anup Kumar Verma, और I am pursuing MTech from IIT ISM धनबाद. और यहाँ पे मैं अपने इस YouTube चैनल पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सिविल का बेसिक्स होता है और लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो मैं उसको क्लियर करवाऊँगा. और पूरा ये सब्जेक्ट में थोरोली, वो चाहे ESE के लिए कोई बच्चा जाना चाहे, चाहे SSC JEE के लिए जाना चाहे, चाहे गेट के लिए जाना चाहिए. तुम्हें पता है सब्जेक्ट को अगर पूरा कवर करोगे तो पेपर चाहे जो हो, तुम्हें सब्जेक्ट पूरा आना चाहिए, पेपर चाहे जो, यू कैन क्रैक इट. तो इसीलिए मैं पूरा सब्जेक्ट 60 से 70 घंटे में पूरा कवर करूँगा. डेली 1 से 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड करता रहूँगा. बस तुम्हें पेशेंसली उसको देखना है और करना है, हो जाएगा. लोग कहते हैं मुझे सोम नहीं आती, रोते रहते हैं कि सोम बहुत टफ है. कुछ टफ नहीं है, मैं उसको इजी बनाकर रखूँगा और एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा. फील करोगे आपकी सोम है क्या. तो इसीलिए अभी शुरू करते हैं. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मतलब ऐसे ऊपर नॉर्मल लिख देता हूँ. उसके बाद हम लोग सोम कवर करेंगे और मैं उसका रोड मैप दे दूँगा, कौन कौन से चैप्टर मैं किस किस सीक्वेंस वाइज करवाता जाऊँगा. उसी सीक्वेंस वाइज हमें चलना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. मेरा नाम है अनूप कुमार वर्मा, pursuing MTech from IIT ISM धनबाद. in structural engineering. ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं कराने जा रहा हूँ, ये दोनों कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट है चाहे सिविल का स्टूडेंट हो. सब बराबर है, कुछ अलग नहीं है. मैं सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा, तो एकदम पेशेंस से देखना है. तो इसका मैं सिलेबस आपको दे देता हूँ. सिलेबस दे देता हूँ मैं आपको. कलर चेंज, और सारी बातों को साथ साथ नोट करते जाना है. वीडियो पॉज करके या साथ साथ मैं एक एक चीज़ डिटेल लिख के जाऊँगा. कुछ भी डिक्टेट बहुत कम करूँगा. जो समझाने वाला क्वेश्चन होगा वही समझाऊँगा. तो जो हमारा इसका सिलेबस रहेगा, पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे रहेगा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सेकेंड चैप्टर हमारा रहेगा shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. फोर्थ चैप्टर हमारा रहेगा, और फेलियर्स थ्योरी जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, चलो हम अलग ही कर लेते हैं. फेलियर्स थ्योरी ऑफ फेलियर्स, थ्योरी ऑफ फेलियर्स. फिर जो इसके बाद जो मैं चैप्टर लूँगा, इसको थोड़ा सा, इसके बाद जो मैं चैप्टर लूँगा वो रहेगा हमारा बेंडिंग डिफ्लेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम. तो डिफ्लेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स. फिर हम लेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम. नेक्स्ट चैप्टर होगा शियर स्ट्रेसेस इन बीम. फिर जो 8 चैप्टर हमारा रहेगा टॉर्जन इन सर्कुलर शाफ्ट. जो 9 चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा कॉलम.
इसमें जो ये एक दो स्मॉल स्मॉल टॉपिक से अगर टाइम रहेगा तो मैं वो भी कवर करा दूंगा, जैसे कि स्प्रिंग हुआ, जैसे कि एक और हमारा टॉपिक वो थिन प्रेशर वेसल सेल्स हुआ, ये सब करवा दूंगा अगर टाइम रहा तो इसको जो एक साथ में एक एक बार दिखा देता हूँ। पहला चैप्टर सिंपल स्ट्रेस, अरे पहला चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दूसरा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फोर्थ है थ्योरीज ऑफ फेलर, fifth है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, सिक्स्थ है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, सेवेंथ है हमारा शेयर स्ट्रेस इन बीम, एट्थ है टॉर्जन इन सर्कुलर शाफ्ट, नाइन्थ है कॉलम। ये है हमारा रोड मैप, ये है हमारा रोड मैप। तो अब हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पहले जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ का पता रहना चाहिए कि जो बॉडीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, क्योंकि हम जानते हैं दो तरह की बॉडी होती हैं, एक रिजिड बॉडी होती है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। तो रिजिड बॉडी में कभी भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। एक्चुअली होता ऐसा है कि कोई भी ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। बस एक आइडियली हम मान लेते हैं प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए कि हाँ ये हमारी रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी का एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और एक साइड हम लिख लेते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो रिजिड बॉडी इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। रिजिड बॉडी क्या मतलब कोई भी आर्बिट्रेटरी, कोई भी एक बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी किसी भी शेप की बॉडी है, जैसे मान लो बॉडी का शेप ये है, बॉडी का शेप ये है। ठीक, इसमें हम एक दो पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं समझने के लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और जो इनकी जो लेंथ है वो एल मान लेते हैं। तो इस पे कोई भी फोर्स लगे, चाहे वो इस पे कोई भी फोर्स लगे इस बॉडी पे, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव है हो, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा। जीरो का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसे ये बॉडी था, पहले जो ए और बी के बीच दो पॉइंट के बीच डिफॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो जो लेंथ फोर्स लगाने से पहले थी वही लेंथ इन दोनों के बीच की फोर्स लगाने के बाद होगी। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अब डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, मान लो एक कोई इस शेप की बॉडी थी, उसमें हमने पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसकी लेंथ इन दोनों की एल है। हमने कोई भी फोर्स लगाया, चाहे टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो, मान लो कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, तो जो डिफॉर्मेबल बॉडी होगी तो उसमें जब फोर्स लगाने के बाद उसका शेप
चेंज होगा। शेप चेंज होने का मतलब हम जनरल कंसीडर कर रहे हैं ए बी की डिस्टेंस से। शेप मतलब कुछ भी, कोई भी डायमेंशन चेंज हो, तो हमने ए बी ले रखा है, तो उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं जो पहले ए बी की लेंथ एल थी अब एल डैश हो गई। यहाँ पे हम इससे हमें नहीं मतलब है कि वो बढ़ी है घटी है, हमें तो ये देखना है चेंज कितनी हुई है, चेंज हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले थी एल, अब हो गई एल डैश, तो जो डेल्टा चेंज कितना हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा स्क्रीन में लैग आ रहा है, चेंज कितना हुआ है, तो चेंज हुआ है डेल्टा एल का, एल माइनस एल डैश, अब वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो जो हमारी बॉडी ये है वो डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या जानना है कि स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होती है, पहले हम, इससे पहले हम जानेंगे कि जो डिफॉर्मेशन, पहले स्ट्रेस जानेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो जरा एक मिनट, एक हमारे बॉडीज पे फोर्स एफ लग रहा है, मान लो, ठीक, मान लो ये बॉडीज पे फोर्स एफ लग रहा है। अब यहाँ पे तुमसे पूछा जाए, मान लो कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, कहीं भी ले लो, मान लो इसी क्रॉस सेक्शन, मान लो यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछा जाएगा और इसकी इस क्रॉस सेक्शन की जो एरिया है वो ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ या इस पॉइंट पे, यहाँ पे स्ट्रेस कितनी होगी एफ फोर्स की वजह से, तो तुम क्या कहोगे, स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए सी, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है, देखो, फोर्स, स्ट्रेस होता है रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे ये रजिस्ट, कोई इसको रजिस्ट कर ही नहीं रहा, एफ फोर्स का, फोर्स एफ फोर्स लगा इस पे, एफ फोर्स लगा बॉडी पे किसी एक क्रॉस सेक्शन पे, कोई रजिस्ट कर नहीं रहा है, तो एफ के डायरेक्शन वो किसी भी एक्सेलरेशन से, बॉडी का मास कुछ ना कुछ होगा, किसी भी एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगी। अगर बॉडी मूव करने लगी तो स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे यानी कि इस केस में जो स्ट्रेस है, इस केस में जो हमारी स्ट्रेस है वो है 0। ठीक है, केस 1। अब केस 2 ले लेते हैं, मान लो अब यही बॉडी अटैच है फिक्स सपोर्ट से, एफ है, इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग हमें स्ट्रेस पता करने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो यहाँ पे सिग्मा कितना होगा, तो यहाँ पे होगा, जैसे इस क्रॉस सेक्शन में, अब इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं, जैसे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस क्रॉस सेक्शन का, इसका एरिया एसी है, तो ये अगर एफ है इधर, तो ये एफ इंटरनल इधर, ये रेजिस्टिंग फोर्स है एफ इंटरनल, तो हमारा जो इसका स्ट्रेस यहाँ जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, रेजिस्टेंस आएगा ही, तभी ये एफ इंटरनल आया है, तो यहाँ पे एफ रजिस्टिंग इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे स्ट्रेस ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस ये हो जाएगी। अब हम, जब स्ट्रेस हमें पता चल गया क्या होता है, तो अब हम जरा, जब जब सोम की बात होती है, सोम की बात होती है, तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की बात होती है, तो हम लोग पहले तो जानेंगे
इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग डिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी बॉडी, ये बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया, इसमें कोई भी चेंज डेल्टा एल का हो गया, मान लो डेल्टा एल का चेंज हो रहा है, और हम इसको जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे, ये फिर एल लेंथ का था और बढ़ के भी फोर्स लगाने के बाद एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो जैसे हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो फिर अपनी ओरिजिनल लेंथ एल पे आ जाए, तो ये कहेंगे कि लीनियर डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर वही चीज, अगर मान लो हमने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसका चेंज एल प्लस डेल्टा एल हुआ, और फोर्स हटाने के बाद ये ओरिजिनल लेंथ एल पे नहीं आया बल्कि एल डैश पे आया जो एल से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह गया है, तो इसे हम लोग नॉन लीनियर बोल देंगे, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन दो प्रकार के होते हैं, डिफॉर्मेशन दो प्रकार के होते हैं। क्या हो रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, पहली बार यूज कर रहा हूँ ना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर, तो जब इसकी बात आती है तो हमें मान लो हमने एक माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील की रॉड है, उसको यूटीएम पे टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका टेस्ट किया गया, तो उसका जो कर्व बनता है, कितनी स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन है, उसको जो हमने एनालिसिस किया, तो उसकी बात हम करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या होता है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इलास्टिक लिमिट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या है, अपर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज डक्टिलिटी, तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो पहले जाएगी ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, वो अभी मेरे से बन नहीं रही है तो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कर्व हुआ, ठीक, यहाँ गया, कुछ दूर चलने के बाद ये यहाँ पे पॉइंट हम लोग मार्क कर देते हैं। पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट है, और ये जो हमारा कर्व बना है वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ये मार्क कर देते हैं, ये रीजन, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन गया। तो पहले हम इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला जो ये ओरिजिन है, तो हमारा ओ ए क्या है, पहले डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओ ए, तो ये हमारा क्या है, लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व। फिर हमारा ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है प्रोपोर्शनैलिटी नैलिटी लिमिट। बी पॉइंट क्या है हमारा, इलास्टिक लिमिट। सी पॉइंट क्या है हमारा, अपर यील्ड पॉइंट। डी पॉइंट क्या है हमारा, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा
डी और ई क्या है? डी और ई, डी और ई है प्लास्टिक रीजन, डी ई प्लास्टिक रीजन। ई एफ क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। देखो इसमें थोड़ा सा तुम्हें शुरुआत में बोर्ड लगेगा, लेकिन पेशेंस रखना, मजा आएगा, मजा आएगा तो तुम खुद जगह जगह से सवाल कहोगे यार ये सवाल लगा ले, वो सवाल लगा ले, इंटरेस्ट आने लगेगा क्योंकि सोम कुछ नहीं है, सिंपल मैथ है। सोम मतलब सिंपल मैथ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, खत्म, खत्म है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहोगे लाओ ये बुक लगा ले, वो बुक लगा ले, जितना इंटरेस्ट आएगा उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स बनेंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और पूरा तुम सीख जाओगे। फिर तुम कहोगे आओ लाओ सवाल, लाओ सवाल, लाओ, ऐसे करोगे और लाओ सवाल, भूख भूख जगेगी तब। तो हमारा, तो इसीलिए पेशेंस से रखना है। मैं एक एक चीज लिख देता हूँ, तुम लोग साथ में नोट करते जाओ। तो ई एफ, ई एफ के बाद एफ जी। एफ जी क्या है? नेकिंग रीजन, ठीक है। और हमारा एफ क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस रीजन। हमारा जी क्या है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसको एक साथ मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। जो ओ ए है हमारा, ओ और ए, तो लीनियर कर्व। ए पॉइंट ए क्या? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी है इलास्टिक लिमिट, सी है अपर यील्ड पॉइंट, डी है लोअर यील्ड पॉइंट। जो डी ई है हमारा है वो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन। जो हमारा ई एफ है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। जो हमारा एफ जी है वो क्या है? वो हमारा नेकिंग रीजन है। जो हमारा एफ है वो एफ है अल्टीमेट स्ट्रेस रीजन। और जो हमारा जी है वो फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक, इसको जो है हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि क्या, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो जो हमारा हेडिंग डाल के कर लेते हैं ताकि क्लैरिफाई ज़्यादा हो जाए। अरे यार थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो रीजन ओ ए, ठीक है। तो रीजन ओ ए में क्या हम लोग देखते हैं कि इस ओ ए रीजन लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब हुआ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ओ ए रीजन में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है। तो जो हमारा जो इसका स्लोप होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब है अगर हमने लोड लगाया, लोड लगाया और उसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही हम लोग इस रीजन में पॉइंट ए तक लोड लगाया और जैसे ही हम लोग इसको लोड को अनलोडिंग करेंगे, तुरंत ही हमारा शेप को रिगेन कर लेगा और वापस ही इसका डिफॉर्मेशन जो होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, जितना था पहले उतना ही हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो इसका स्लोप अगर हम देखें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। इसको समझा देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे हमने लोड लगाया, लोड लगाया, लोडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ तक ये डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक। यहाँ डिफॉर्मेशन हो गया है, लोड लगाया। जैसे ही चाहे ए पॉइंट तक लगाओ, ए पॉइंट से पहले कहीं तक भी, जैसे ही हम लोग अनलोड करेंगे, अनलोड करेंगे तो इसका ये फिर वही जीरो पॉइंट पे आ जाएगा और इसका डिफॉर्मेशन नेग्लेजिबल हो जाएगा, रहेगा। जितना पहले इसकी लेंथ थी इस पेन की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो रफ कर देता हूँ नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी,
ठीक है, अब हमारा जो रीजन एडी की बात करते हैं, रीजन ए डी, जो रीजन ए डी है वहां पे पॉइंट ए के बाद ऐसा होता है कि जो हमारा स्ट्रेन है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ती है स्ट्रेस के हिसाब से। ठीक है, तो रीजन ए डी में स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर rapidly as compared to ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्ट्रेस लगाया, पहले क्या होता था जितना स्ट्रेस लगाया उतना स्ट्रेन उसी के प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हुआ। अब क्या हुआ, स्ट्रेस हम भले ही स्ट्रेस की रेट कम है लेकिन स्ट्रेन की रेट ज़्यादा हो गई पॉइंट ए के बाद में। ठीक है, तो अब उसके बाद जो ए और डी में जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट अगर हम लोग अनलोड करेंगे, बी पॉइंट में अनलोडिंग करेंगे मतलब लोड हटाएंगे बी पॉइंट तक, तो वो कर्व को का पाथ फॉलो करेगा बी ए ओ, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, बी ए ओ। उसके बाद जो हमारा अपर यील्ड पॉइंट सी है, यहां से यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यील्डिंग स्टार्ट का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन होगा होगा होगा, फिर एकदम से स्ट्रेस भले ही कांस्टेंट रहे, ये अपने आप डिफॉर्मेशन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, कांस्टेंट स्ट्रेस पे डिफॉर्मेशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट डी, पॉइंट डी है लोड, इतना लोड है पॉइंट डी पे, हमें इतना लोड चाहिए होता है कि जो हमारा यील्ड हो रही है उसको मेंटेन रखे। ठीक है, पॉइंट डी हमारा इसीलिए कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, और हम लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही काम करते हैं। काम करते हैं मतलब हम अपर यील्ड पॉइंट वैसे तो ज़्यादा स्ट्रेस पे आता है, लेकिन कम स्ट्रेस पे जब यील्डिंग हो रही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम क्यों ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए उसको ही कंसीडर करें। जब कम पे ही हो जा रहा है तो हम भले अपर यील्ड पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है, फिर डी पॉइंट से यील्डिंग मेंटेन होती है, लेकिन हम एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एज अ इंजीनियर हम लोग क्या कहेंगे, कम स्ट्रेस पे ही अगर डिफॉर्मेशन होगा तो हम उसको ही कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजन डी के बारे में आते हैं, बात करते हैं रीजन डीई। रीजन डी में क्या हो रहा है कि जो हमारा स्ट्रेन है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है कांस्टेंट स्ट्रेस पे। तो रीजन डी में हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है विद स्मॉल इंक्रीज इन अप्लाइड लोड, जब यील्ड स्ट्रेस रीच कर जाएगी, व्हेन यील्ड स्ट्रेस इज रीच्ड। थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग रीजन ईएफ की बात करेंगे। तो रीजन ईएफ, फॉर रीजन ईएफ, रीजन ईएफ में क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगती है, मतलब मटेरियल और ज़्यादा स्टिफेंड हो जाता है। इसका मतलब क्या हो, और ज़्यादा हार्ड होने लगता है, रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होता है, जब हमारा मटेरियल, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यील्ड स्ट्रेस आई तो हमारा मटेरियल यील्ड करता गया, यील्ड करता गया, यील्ड करता गया, मतलब हमारा स्ट्रेच होता गया। मान लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती जा रही है, ये बढ़ता जा रहा, बढ़ता, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर तो बना है क्रिस्टलाइन मटेरियल से। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन वो उससे बना हुआ है। तो जब हमारा ये यील्ड करने के बाद
एक ऐसा पॉइंट आएगा, पॉइंट ई, वहां पे स्ट्रक्चर जो है, लिख के समझा देता हूं मैं, वो हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने लगता है, और जिससे कि हमारे जो क्रिस्टलाइन फाइबर चेंज होने लगते हैं, मटेरियल क्रिस्टलाइन फाइबर से बना है, तो इसमें हमें रेजिस्टेंस मिलने लगता है और ये मटेरियल अब हार्ड होता जाता है। तभी हम देखेंगे ई और एफ के ऊपर जब डिफॉर्मेशन हो रहा होता है तो हमें स्ट्रेस जो है, मटेरियल हार्ड हो रहा है ना, तो जब डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हमें जो यहाँ पे स्ट्रेस रिक्वायर्ड हो रही है, यहाँ पे जो हमें स्ट्रेस रिक्वायर्ड हो रही है वो इस यहाँ कंपैरिजन में वो ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल हार्ड हो रहा है। हार्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका क्रिस्टलाइन नेचर जो है वो चेंज हो रहा है, तो उससे कि स्ट्रेस जो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो स्ट्रेस हमारा ज़्यादा लगेगा। तो इस बात को लिख लेते हैं। रीजन ई एफ, फॉर रीजन ई एफ में क्या होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, द मटेरियल undergoes change in its crystalline structure, crystalline structure, resulting in increase in increased resistance against further deformation, ठीक है। तो ये हमारा रीजन ई एफ के बाद ई एफ का भी हो गया है। अब हम बात करेंगे, कौन सा रीजन है हमारे पास, रीजन हमारा एफ जी है, तो ठीक है, रीजन एफ डी उसको हम लिख लेते हैं, कलर चेंज, तो आफ्टर रीजन एफ जी, तो मान लो यूटीएम किसी रॉड पे टेंशन रॉड है, उस पे टेंशन फोर्स लग रहा है, तो अब जोन ई एफ पॉइंट एफ के बाद यहाँ पे रॉड का जो है डायामीटर चेंज होने लगेगा, तो इस उसमें इंस्टेबिलिटी आ रही होगी, आ जाएगी। तो जब रॉड का डायामीटर चेंज होगा, इसको लिख लेते हैं, उस जैसे आफ्टर पॉइंट एफ द डायामीटर of the portion of the specimen changes due to instability, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, दिस फिनोमिनन इज नोन एज, तो नेकिंग के बाद क्या होता है, हमें लोड भी इसको लोअर लोड भी इसको हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए डिफॉर्मेशन को। तो जब नेकिंग होने लगता है, तो आफ्टर नेकिंग लिख सकते हैं हम, आफ्टर, क्या लिखता हूँ, आफ्टर नेकिंग समवॉट मान लो लोअर लोड आर सफिशिएंट टू कीप द स्पेसिमेन elongating further until it
until it finally ruptures मतलब ब्रेक कर जाता है। तो अब हम लोग इसको एक साथ पूरा समझ लेते हैं। तो पॉइंट हमारा कहाँ पे था, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा यहाँ पे। तो अब एक साथ इसको समझ लेते हैं। जब हमारा पॉइंट ओ ए था, तो हमारा पॉइंट ओ ए था तो लीनियर पॉइंट था, यहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था। हम लोग अनलोड करेंगे तो फिर वो क्या होगा, जीरो पे आ जाएगा। नो, जितनी लेंथ में चेंज हुआ था वापस वो सेम अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर लेगा अनलोडिंग करने पे। बी पॉइंट भी सेम पाथ फॉलो करेगा, लेकिन ए पॉइंट तक हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलते हैं, बी पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट होता है। और ए पॉइंट के बाद जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में चेंज, स्ट्रेन में चेंज ए पॉइंट के बाद ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस रेट में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारा सी क्या है, सी हमारा है अपर लो यील्डिंग यील्ड पॉइंट, जहाँ से यील्ड स्टार्ट होती है, मतलब जहाँ से ये बिगेन टू डिफॉर्म, एकदम एक बार लोड लगाया और जहाँ जैसे ही अपर यील्ड पॉइंट पे पहुंचा, फिर जैसे ही स्ट्रेस हल्का से बढ़ाए तो बिना स्ट्रेस बढ़ाए हुए वो डायरेक्ट पॉइंट डी पे आ जाएगा, लोअर यील्ड पॉइंट पे। बिना स्ट्रेस बढ़ाए वो लगातार डिफॉर्म होता चला जाएगा। तो जो डिफॉर्मेशन वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, वो जो रीजन होगा तो वो डीएफ हो जाएगा। डीएफ के बाद हमारा रीजन वो डी रीजन हो जाएगा। डी रीजन के बाद हमारा कौन सा रीजन आएगा, हमारा रीजन आएगा ईएफ रीजन आएगा। ईएफ रीजन में क्या होता है, जैसे डीएफ, जैसे कि मैं कलर चेंज करके एक बात समझाना चाह रहा हूँ। डीएफ रीजन के लिए हमें स्ट्रेस जो है इतने मैग्नीट्यूड की मेंटेन करके रखनी पड़ी, ठीक है। और वो कांस्टेंट थी, यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट थी, इतनी ही थी, कांस्टेंट थी, और हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन होता गया। उसके बाद एक पॉइंट स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन नेचर का है। तो इसमें जब क्रिस्टलाइन नेचर चेंज होगा, अब डिफॉर्मेशन हो रहा है तो क्रिस्टलाइन नेचर इसका चेंज होगा, मटेरियल्स इधर उधर होंगे, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग आने लगता है, मतलब कि ये जो मटेरियल है अब ये हार्ड होने लगता है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक हार्ड, ई पॉइंट से हार्ड होना शुरू होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेस होगी, अब जब हार्ड होने लगेगा तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा लोड डिफॉर्मेशन के चलते। तो स्ट्रेस ज़्यादा प्रोवाइड करे मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो हमें डिफॉर्म करने के लिए स्ट्रेस जो है सिग्मा डैश वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट हमारा एफ जी आता है, एफ जी रीजन आता है। एफ जी रीजन में क्या होता है, जो आफ्टर जब पॉइंट एफ के बाद जो एफ पॉइंट है वो नेकिंग पॉइंट है, नेकिंग पॉइंट, ठीक। पॉइंट एफ के बाद क्या होता है, लोअर लोड भी हमें सफिशिएंट इलोंगेशन दे देगा, लोअर लोड भी सफिशिएंट इलोंगेशन दे देगा। और सफिशिएंट इलोंगेशन देने के बाद कुछ देर बाद इलोंगेट होते होते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, रप्चर कर जाएगा, मतलब फेल कर जाएगा। तो ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ना आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखे, हल्का सा ये समरी जो है एक बार फिर से देख लें, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा हो गया है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस का एक बार फिर से फॉर्मूला लिखो, कलर चेंज, स्ट्रेस इक्वल टू रजिस्टिंग फोर्स, पी रजिस्टिंग इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको अब देखो, मान लो एक बॉडी है, एक प्लेट का एग्जांपल हम लेते हैं, एक प्लेट है मान लो। अभी हम लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम ले रहे हैं, इसी, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं, एकदम मिडिल पे लग रहा है, ठीक। पी फोर्स लग रहा है यहाँ पे, पी फोर्स लग रहा है। तो पी फोर्स जब लग रहा है तो इधर से दोनों तरफ से टेंशन में ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे पक्का, अगर एक ऐसे केवल इस पॉइंट पे लग रहा होता, अब इस पॉइंट कोई इसको रजिस्ट कर ही नहीं, रोक ही नहीं रहा, इस पॉइंट पे लग रहा है, तो बॉडी ऐसे मूव करने लगती। तो इसका मतलब क्या है, रजिस्टिंग फोर्स कोई है ही नहीं, तो स्ट्रेस हमारा
इस केस में जब एक ही तरफ से पकड़े और खींच रहे हैं तो जीरो हो जाती है स्ट्रेस। अब क्या है, जो ये वाला केस मैंने बताया है, ये वाला केस, इसमें क्या है, दोनों तरफ से हम लोग कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मान लो एक हमने पॉइंट ले लिया, दोनों सेक्शन कंसीडर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इधर पी फोर्स इधर लग रहा है, पी इधर लग रहा है। तो मान लो यहाँ अंदर अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम देखेंगे, इसको रजिस्ट करने के लिए, इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यहाँ ऐसे होगा। इस फोर्स को, और मान लो इधर क्रॉस सेक्शन पे देखें तो इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यहाँ होगा। और ये अब बॉडी, अब देख लो इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है कि बैलेंस होना, बैलेंस होना। यहाँ पे ये अंदर इंटरनल इक्वल एंड अपोजिट है, बैलेंस है। ये बाहर ओवरऑल एक्सटर्नल वो बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस क्रॉस सेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक। मान लो ये क्रॉस सेक्शन हमने ऐसा बना दिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है AC, यहाँ पे हमारा लोड लग, इंटरनल, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, इधर लग रहा है P। तो हमारा जो इस क्रॉस सेक्शन पे हमारा स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा P इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मान लो P इंटरनल हमारा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, फिर यार इन फोर्स न्यूटन में होगा ना, मीटर, 10 न्यूटन का फोर्स है, एरिया हमारा 2 mm स्क्वायर है, तो ये 5 MPa आ जाएगा। स्ट्रेस जो हमारी आ जाएगी 5 MPa आ जाएगी। अगर हमारा लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, एरिया हमारी 2 mm स्क्वायर है, तो स्ट्रेस आ जाएगा 5 MPa का, ठीक। उसके बाद मान लो हमने यहाँ पे जो लोडिंग है पहले 10 रखी थी, हमने यहाँ पे 50 न्यूटन की लोड लगा दिया है, 50 न्यूटन का लोड लगा दिया है। तो मान लो यहाँ पे देखें, इस क्रॉस सेक्शन पे देखा, उसी क्रॉस सेक्शन पे, तो 50 इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितनी आ गई, 50, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही सेम रहेगी क्योंकि वही बॉडी है, 2 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 MPa आ गई, यहाँ पे जो स्ट्रेस आ गई वो 25 MPa आ गई। अब देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे 25 आ गई, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अभी वो इलास्टिक रीजन में है, लीनियर मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में है। तो यहाँ पे मान लो हमने क्या किया कि पहले 10 लगाया, खींचा इसको 10 न्यूटन से, तो हमारी स्ट्रेस आ रही थी इसके अंदर 5 MPa, 5 MPa आ रही थी, हमने छोड़ दिया तो वो अपने फिर नॉर्मल लेंथ पे आ गया। अब हमने लगाया 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का लगाया, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है 2 mm स्क्वायर का, तो जो हमारे इस पे स्ट्रेस आई ये 25 MPa की आई। और जैसे ही हमने इसको छोड़ा फिर ये अपनी शेप को रिगेन कर ली। इसका मतलब इसके बियॉन्ड भी हम लोग लोड लगा सकते हैं। लोड हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तब तक लगाएंगे जब तक उसमें डिफॉर्मेशन ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही डिफॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ 25 MPa लगाया और अपने रिगेन शेप को रिगेन कर लिया, मतलब इसकी स्ट्रेंथ इससे, इस स्ट्रेस से स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, तभी वो वापस अपने शेप में रिगेन कर गई है। तो मान लो हमने स्ट्रेस बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते 99 पॉइंट, बढ़ाते बढ़ाते मान लो 100 न्यूटन का लोड लगाया, 100 न्यूटन का लोड लगाया, तो जो हमारी स्ट्रेस आएगी वो 100, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो सेम है 250 MPa आ गई। अब हमने क्या देखा, जब हम 100 न्यूटन का लोड इस पे लगाए, खींचे, और जब हम इसको वापस लोड को रिमूव कर दिए, तो जो हमारा डिफॉर्मेशन ओरिजिनल लेंथ था उसमें वापस नहीं आई है, बस कि थोड़ी सी वो ज़्यादा रह गई, मतलब थोड़ा डिफॉर्मेशन हो चुका है। इसका मतलब इस लोड के अकॉर्डिंग इस जितनी जो स्ट्रेस आई है
उससे कम होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस के बियॉन्ड चली गई ना, स्ट्रेस के बियॉन्ड चली गई तो हमारा जो वो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म हो गया मतलब हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया, फेल हो गया क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा लग गया, तो ये हमारे लिए सेफ है नहीं। तो हमने, तो मैं एक समझाने के लिए लेता हूँ, मानो मानो कि हमने यहाँ पे 99.9 न्यूटन का लोड लगाया, और हमने जब 99 न्यूटन का लोड लगाया तो यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेस आ रही हो, मान लो ये आ रही है 299 ऐसे एम्पियर आ रही है, ठीक। जब हम लोग 99.9 न्यूटन का लोड लगाया इस पे, तब लोड लगाने के बाद जैसे इसको हमने लोड रिमूव किया, ये ओरिजिनल लेंथ पे आ गई, ओरिजिनल लेंथ पे आ गई। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके, ये इसकी इस स्ट्रेस पे, ये जो इसकी स्ट्रेस है, जैसे लगाया लोड और ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ गई 99.9 न्यूटन पे, इसका मतलब ये हुआ इसके बियॉन्ड हम लोग लोड लगा सकते हैं। और जैसे हम लोग 100 पे लगा रहे हैं, 99.9 के बाद जैसे 100 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो ये जब लोड लगाने के बाद जैसे हटा रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेफ डिजाइन करना है, इसका मतलब ये हो गया कि 50 एमपीए, जो 50 एमपीए है वो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, मतलब कि इससे ज़्यादा हम लोड, हमें अगर स्ट्रक्चर को सेफ रखना है तो हम लोग हमेशा जो हमारी इतना लोड लगाएंगे कि हमारी जो सेफ स्ट्रेस हो वो लेस देन 50 एमपीए हो, ठीक। तो समझ में आया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वही होता है, तब तक लोड लगाओ जब तक डिफॉर्मेशन ना हो। जैसे ही जिस लोड पे डिफॉर्मेशन होने वाला होगा, होने लगा, मतलब डिफॉर्मेशन का मतलब तब तक लोड लगाओ, डिफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि डिफॉर्मेशन हो रहा, लोड लगाया डिफॉर्मेशन होगा, लोड जैसे ही लोड हटाया डिफॉर्मेशन उतनी ही, जैसे 10 मीटर का ये पेन है तो 10 ही मीटर का रह जाए लोड हटाने के बाद। जैसे लोड लगा रहे हैं तो 10 मीटर से बढ़ रहा 10.01 मीटर, 10.02 मीटर, जैसे ही लोड हटाए 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, चलो ठीक है सेफ है। अगर मान लो हम लोग लोड हटाए, लगाए और ऐसा लगाया कि मान लो 50 यहाँ पे 50 एमपीए स्ट्रेस आ गई, और जैसे ही लोड हटाया तो मान लो 10.01 का लेंथ हुई, 10 होने के बजाय ओरिजिनल लेंथ 10 थी, हुई 10.01। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये यहाँ पे डिफॉर्म हो गया है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमने लोडिंग लगा दी है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर को सेफ रखना है, सेफ का मतलब जीरो डिफॉर्मेशन, सेफ का मतलब डिफॉर्मेशन ना हो, तो हमें उससे कम स्ट्रेस लगानी है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि 100 न्यूटन पे हमारी स्ट्रेस आ रही 50 एमपीए, और वहाँ पे ये हमारा डिफॉर्म हुआ जा रहा है, मतलब कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है 50 एमपीए है, क्योंकि 14.9 एमपीए पे डिफॉर्मेशन वो अपने शेप को दोबारा रीगेन कर लेता है, नो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चेक ही यही करते हैं कितना मटेरियल की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में 50 मटेरियल की स्ट्रेंथ है, हमें हमेशा 50 से कम ऐसा लोड लगाना होगा कि 50 से कम स्ट्रेस आए और हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है। तो यूटीएम पे जब हम लोग माइल्ड स्टील को टेस्ट करते हैं तो सिग्मा बाई 250 एमपीए उसके लिए होता है। तो जब आता है तो हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं कि भैया किसी भी हालत में ये फेल ना होना पाए, तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया। इसकी स्ट्रेंथ तो निकल के आई 250, लेकिन हमने एज अ इंजीनियर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दी कि नहीं भैया, इसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम लोग रखेंगे वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, यानी 125 एमपीए, और स्ट्रेंथ है ये, लेकिन हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बताया भैया इस पे गाइडलाइन दे दी कि 125 के ऊपर स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए वरना फेल हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि फेल होगा 250 पे, लेकिन हमने एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एज अ सेफ्टी के लिए हमने बता दिया 125 से ऊपर मत लगाना है इसको, ठीक है। तो उसकी हमने जो डिजाइनिंग स्ट्रेस ये है 125, ठीक है। और एक चीज और देखो, एक चीज और देखो,
टेंसाइल फोर्स जनरेट करेगा टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल फोर्स, अरे यार ये थोड़ा, टेंसाइल फोर्स जनरेट करेगा टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करेगा, थोड़ा स्क्रीन, एक मिनट रुकना, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या लिखते हैं? कोई पूछ ले भाई स्ट्रेस क्या है, क्या पढ़ के आए हो अनूप सर से, तो क्या बोलोगे? स्ट्रेस, स्ट्रेस की एक लाइन में डिफिनेशन देना और बोलना इट इज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स offered by material against deformation per unit area। ठीक, अब हम लोग काहे की बात करेंगे? एक्सियल डिफॉर्मेशन की बात करेंगे कि एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो मान लो, एक मिनट, कलर चेंज, हेडिंग डाल देते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन। देखो, तुम्हें ये लेक्चर भले ही बड़ा लग रहा हो या तुम्हें ऐसे, हम लोग ऑनलाइन फेस टू फेस तो रियल में है नहीं, तो तुम्हें बोरिंग लग रहा हो, क्या लग रहा हो, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अगर कुछ बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और लर्निंग बहुत स्लो प्रोसेस है। तुम्हें ये चीज़ पता नहीं होगी, तुम कहते हो कि यार यार सोम बहुत बड़ा है, या कोई किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, तुम कहते हो कि यार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। लेकिन तुम एक चीज़ नहीं जानते हो, एक बार उसको पूरा एक बार कंप्लीट करोगे तो उसका रिवीजन जो है ना, ये मान लो ये 60-70 घंटे का, उसका 5 घंटे 4 घंटे में पूरा रिवीजन, उसके बाद तुम शॉर्ट नोट्स बना लेना, 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगी। लेकिन एक बार टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ में बेस्ट बनना है तो टाइम तो लगेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मस्ती करना, फिर चाहे गेट निकालो, ईएससी निकालो, उसके बाद तो मज़े हैं, क्या दिक्कत है? फिर पैसा 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 है। पढ़ना ये सबसे, मैं लाइफ में यही तो चीज़ सीखा हूँ कि सबसे इजी चीज़ है पढ़ाई करना, सबसे इजी चीज़ है, सबसे मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल बैठे रहो, पढ़ाई करते रहो, और अपना उसके बाद फ्री टाइम में या एंजॉय करो कुछ भी थोड़ा बहुत, फिर पढ़ाई करते रहो, क्या करना है। और को देखो, जैसे एक लेबर होता है, कितना काम करता है, कितना मजदूरी करता है, और पैसा उसे कम मिलता है, और पढ़ाई करोगे, कुछ अच्छा करोगे, सबसे ज़्यादा पैसा है, इज्जत है, हर चीज़ है। तो इसीलिए आराम से कूल रह के पढ़ो और देखो क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, तो आज हम एक एक्सियल ज़्यादा नहीं करेंगे, एक्सियल डिफॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास को क्लोज कर दूंगा और अगला लेक्चर उसके आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, अगला लेक्चर कल प्रोसीड करूंगा। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। मान लो एक प्लेट है, ठीक है, उस पर लोड पी लग रहा है, अलोंग लेंथ लग रहा है, इसेंट्रिसिटी 0 मतलब एकदम मिडिल में लग रहा है। तो लेंथ के अलोंग जो एक्सेस होती है उसको हमने लॉन्ग एक्सेस माना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस और लॉन्ग एक्सेस। ठीक है, तो जब लोड लगा, ठीक है, लोड लगा यहाँ पे, यहाँ इसको एक साथ दिखा देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। लोड लगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ, उससे आएगी स्ट्रेस, यहाँ पे मान लो पी इंटरनल जनरेट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी आएगी सिग्मा आएगी पी इंटरनल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सी है, पी इंटरनल अपॉन ए सी। इसको हम लोग, अब हमें पता चल गया पी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हैं, तो इसको अब हम लोग डायरेक्ट
P बाई ए ही लिख लेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग एक्सेल पे फोर्स लगा तब यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका डिफॉर्मेशन होगा, इस प्लेट का कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। पहले ये हमारी प्लेट L थी, अब क्या हो जाएगी, अब L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या जनरेट हुई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारी स्ट्रेन आ गई, ठीक है। और हुक्स लॉ वैलिड कहाँ तक है, हुक्स लॉ वैलिड है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। तो और एक चीज मान लेना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो 3 पॉइंट होते हैं उनको हम लोग एज अ सेम ट्रीट करते हैं, मतलब फॉर ईज के लिए हम लोग मान लेते हैं अपर यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट सेम मान लेते, सेम सेम पॉइंट पे होते हैं, लेकिन होते नहीं, हम लोग अपनी ईज के लिए बस माने हुए हैं अभी ताकि ज़्यादा उसमें वो लेंदी प्रोसेस ना हो, इसीलिए हम लोग बस मान के चलते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है पहले ही कि पहले पॉइंट ए आता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का पॉइंट रहता है, फिर बी पॉइंट होता है, फिर सी पॉइंट होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे बता दिया, नॉलेज के लिए बता दिया है। तो अगर हुक्स लॉ वैलिड होती है तो हुक्स लॉ क्या कहता है, सिंस हुक्स लॉ इज वैलिड तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब इसको हम कांस्टेंट हटाएंगे तो आएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये है हमारी स्ट्रेन, ये है हमारी स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है ई, स्ट्रेन है हमारी डेल्टा बाई एल अपॉन एल। और स्ट्रेस क्या है, थोड़ा इसका पॉइंटर थोड़ा मोड़, स्ट्रेस क्या है हमारा, थोड़ा इस पी बाई ए इक्वल टू ई डेल्टा एल अपॉन ए एल। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, पी एल अपॉन ए। ये होता है हमारा एक्सियल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक, अलोंग द लेंथ। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको बाई हार्ट याद कर लेना है, याद कर लेना है। तो अगर मान लो इस पे अगर हम एक क्वेश्चन करें, चलेगा, चलेगा, एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक थोड़ा जानोगे, ठीक है। तो फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो देखो यहाँ से मैं एक बार पूरा एक साथ लिख देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, दिख तो रहा ही होगा थोड़ा यहाँ पे कम, तो कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तुम लोग को, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक प्लेट है, उस पर लोड लग रहा है, लोड लग रहा है 50 किलोमीटर, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, 2.50 किलोमीटर। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है 45 किलोमीटर, फिर यहाँ पे लोड लग रहा है 35 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में, यहाँ लोड लग रहा है 40 किलोमीटर का, ठीक है। तो हमें इसका टोटल डिफॉर्मेशन बतानी है इस प्लेट में कितना होगा। और इसको मान लो पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट सी मान लेते हैं, पॉइंट डी मान लेते हैं। इसको 1 मीटर, ये या इतना 2 मीटर है, ये सी डी जो है 1 मीटर है, ठीक है। अब ये कहीं से रिस्ट्रेंट तो है नहीं, स्ट्रिक्टली इंडिटरमिनेट बोल रहा हूँ, ये रिस्ट्रेंट तो है नहीं कि कहीं से भी, तो ये स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेट है, ठीक। इसका मैं इसकी कुछ वैल्यू दिए देता हूँ जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, तो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थोड़ा इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
मान लो हमने मान लिया 150 mm स्क्वायर, 150 mm स्क्वायर, ठीक है। टोटल डेल्टा हमें फाइंड करना है इन सब लोड की वजह से। और ई की वैल्यू हमने मान लिया 20, 20 मान लो या मान लो 70 मान लो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 70 जीपीए, जीपीए में कितने एमपीए होते हैं? 70 इंटू 10⁻³ एमपीए, ये तो पता होगा। तो अब हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम से, किसी भी क्वेश्चन का बेसिक रूल है उसको तोड़ लो, उसको फ्री बॉडी डायग्राम से बना लो। अब देखो हमने कहा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, अब देखो कैसे रेजिस्टेंस, कैसे इस खेल चलेगा, इसका गेम कैसे चलेगा। तो देखो ये हमारा पहला है, अलग अलग कर लेंगे, जैसे ए बी, ये 50 आया, खुद दिमाग लगाओ, 50 आया तो इसको रजिस्ट करने के लिए इस सेक्शन पे कितना लोड आएगा? 50 आएगा, आया 50 आया। जब हमने अलग अलग कर दिया तो इसको रजिस्ट करने के लिए कोई बैलेंस, हमेशा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तो बैलेंस होगी। तो बैलेंस होने के लिए 50 का अगर इधर था तो 50 का इधर आया, ठीक है। अभी सब चीज़ क्लियर होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं, मुझे पता है। अब ये है, ठीक, ये 50 आया है, ये 50 आया है, तो ये कितना आएगा? इधर ये 50 आया है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक। और इस पे ऑलरेडी 45 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा? 5 किलो न्यूटन का आएगा, ठीक। 5 किलो न्यूटन का, अब नेट की बात हम लोग करेंगे, 5 किलो न्यूटन का नेट इधर आया तो 5 किलो न्यूटन का नेट इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स आएगा, ठीक है। 5 किलो न्यूटन का इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स आएगा। अब देखो कलर चेंज करते हैं, 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर है तो 5 किलो न्यूटन का फोर्स, जादू देखना, अभी अभी जादू देखना, इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स आया, इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स आया, और इस पे ऑलरेडी कितना लग रहा था? 35 किलो न्यूटन का। अब हमें पता चलेगा हमारा वो सही है कि नहीं। अब ये टोटल फोर्स यहाँ यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे कितना हो गया? ये बी सी था, ये सी डी था, टोटल फोर्स सी पे कितना हो गया? 40 किलो न्यूटन का इधर। अब ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि डायग्राम में 40 किलो न्यूटन इधर है, मतलब सिस्टम हमारा बैलेंस है, कोई गलती नहीं हुई। देखो हमने शुरुआत कहाँ से की, हमने यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का पहले लग रहा था, ए बी को अलग किया, 50 का इधर लेफ्ट में लगाया टेंशन, तो यहाँ बी पे भी राइट में आ गया 50 किलो न्यूटन। अब जब हम लोग बी सी में देखेंगे तो इंटरनल भी तो बैलेंस होना चाहिए, तो बी पे जैसे 50 लग रहा था इधर, ए बी पे, ए बी में बी पे 50 इधर लग रहा था, तो बी सी में बी पे 50 इधर लगेगा, ठीक। और उस पे ऑलरेडी ये 45 किलो न्यूटन का था तो नेट हमारा 5 किलो न्यूटन का इधर आ गया, 5 किलो न्यूटन का इधर आ गया, तो इसी बॉडी पे राइट में इसको बैलेंस करने के लिए 5 किलो न्यूटन का टेंशन में ही आएगा, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आया। उसके बाद जब हम लोग सीडी में गए, सीडी में भी सी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन का इस फोर्स की वजह से 5 किलो न्यूटन का इधर आया, ठीक। और ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में देख लो, ऑलरेडी यहाँ पे 35 किलोमीटर का लग रहा था तो यहाँ पे 40 किलोमीटर फोर इधर इधर आ गया। 40 का इधर जैसे आया तो हमने देखा कि हमारी वो फ्री बॉडी डायग्राम सही कैसे बदली, जैसे 40 का इधर आया हमने देखा ऑलरेडी बाहर 40 का इधर लग रहा था यहाँ पे, तो हमारा ये डायग्राम बैलेंस है। अब इस ये 1 मीटर का था, ये 2 मीटर का था, ये 3 मीटर का, ठीक है। तो टेंशन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, कंप्रेशन को हमेशा निगेटिव रखेंगे, लेके चलने हैं। टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन निगेटिव, तो यहाँ पे सारे ही टेंसाइल फोर्स हैं तो सब डेल्टा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीज इन लेंथ, ठीक। तो डेल्टा टोटल कितनी हो जाएगी? डेल्टा टोटल हमारी हो जाएगी डेल्टा ऑफ ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी सी प्लस डेल्टा ऑफ सी डी, ठीक। तो ये क्या होगा? पी ऑफ ए बी
लेंथ ऑफ ए बी, ई तो सबका सेम है तो ई, एरिया ऑफ पी एल अपॉन एरिया भी सबका सेम है तो ई ए लिख लेते हैं। तो इसी तरह पी ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी, ई ए, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये, प्लस पी ऑफ सी डी प्लस इंटू एल ऑफ सी डी अपॉन ई ए। ठीक ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम लोग ई ए को बाहर निकाल देते हैं, ई ए को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे ए बी पे टेंसाइल फोर्स कितना है 50 किलो न्यूटन का, इसको न्यूटन में चेंज करते हैं। लेंथ कितनी है 1 मीटर, प्लस प्लस पीवीसी की बात करते हैं तो इसमें टेंसाइल फोर्स, इसमें भी टेंसाइल फोर्स कितना 5 किलो न्यूटन का, इसको न्यूटन में चेंज किया 10 इंटू 10 की पावर 3, लेंथ कितनी है 2, प्लस सी डी में क्या करते हैं, सी डी में हम लोग ये करते हैं, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन लैग कर रही है, एक मिनट वेट, एक मिनट। ठीक, तो अब सीडी में कितना है, सीडी में लोड हमारा है, लोडिंग टेंसाइल फोर्स 40 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में चेंज किया, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 1 मीटर है। तो हर चीज न्यूटन पर एमएम में है, तो इसमें हम लोग 1 मीटर, तो फोर्स को तो हमने कर लिया है न्यूटन में चेंज, और सब में सबकी लेंथ है मीटर में, और ई जो हमारा है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, एरिया भी हमारा एमएम स्क्वायर में है, और जो हमारा ये है ई है 17 × 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो सबके मीटर को चेंज करने के लिए हमने बाहर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ई की वैल्यू हमारे पास है 70 × 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर, एरिया हमारे पास 150 है एम स्क्वायर। ठीक, ये है, इसको 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें 15 × 10⁻6 प्लस 5 5 × 2 10 × 10⁻6 प्लस 40 × 10⁻6, सब न्यूटन पर एम स्क्वायर में आ गए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ऐसे होगा। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर, तो हमारा है 15 10 + 40 × 10⁻6, ठीक, डिवाइडेड बाई 70, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 150। तो हमारा आंसर आ गया है, इसका आंसर को हम लोग कलर चेंज, तो डेल्टा हमारा टोटल आ गया है 9.5238 mm। तो टोटल चेंज हमारा इतना आ गया है। ठीक है, टोटल चेंज इतना आ गया है। अब ये हुआ, तो ये समझ में आ गया कि हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, इसमें हम लोग एक स्टैटिकली डिटरमिनेट वो स्ट्रक्चर लिया था, प्लेट ली थी, ठीक है, उसको उसमें जगह जगह अलग अलग लोड लग रहे थे, उसका हमने फ्री बॉडी, उसमें हमें टोटल डिफॉर्मेशन निकालना था, फाइन डेल्टा, फाइन डेल्टा टोटल, ठीक है, टोटल डिफॉर्मेशन निकालना था। तो हमने क्या किया, उसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उस पर फिर फ्री बॉडी डायग्राम के बाद जो उस पर रियल फोर्स आया, जो उसको बैलेंस कर रहा है, जैसे ए बी में रियल फोर्स आया 50 किलो न्यूटन टेंसाइल, बी सी में रियल फोर्स आया 5 किलो न्यूटन टेंसाइल, और सी डी में 40 किलो न्यूटन टेंसाइल आया, और टेंशन को हमने पॉजिटिव मान लिया, कंप्रेशन को निगेटिव मान लिया। ठीक है, मतलब टेंशन इलांगेशन को पॉजिटिव और कंप्रेशन को निगेटिव मान लिया। तो डेल्टा टोटल निकाला, तो डेल्टा टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी। तो उसके बाद डेल्टा ए बी क्या होगा, पी एल पी पी फोर्स, पी जो फोर्स ए बी पे है, एल लेंथ ऑफ ए बी अपॉन ई ए। इसी तरह सिमिलरली तीनों का करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दी,
और यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए हमने लेंथ को मीटर को एमएम में चेंज कर लिया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर को न्यूटन में चेंज कर दिया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब हमने पूरा कैलकुलेशन किया तो हमारे पास डेल्टा टोटल आया 9.5238 mm। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कल फिर हम इस पे एक, आज यहीं तक के लिए है, कल हम लोग इस पे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट वाली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, जैसे कि हम अब तुम्हें समझाएंगे डक्टिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, ये सब समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा और भी आएगा, जैसे कि कंस्ट्रेन बॉडी में, मतलब अगर दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है और हमें डिफॉर्मेशन होना चाह रहा नहीं हो रहा है, तो कितना फोर्स आएगा, थर्मल स्ट्रेस की वजह से कितनी स्ट्रेसेस जनरेटेड होंगी, तो वो सब कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए शेयर करिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो। रियल में मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब तुम मेरे से पढ़ के जाओगे ना, तब कहोगे सर क्या क्या है, अनूप सर ने पढ़ाया है हमें। तो इसीलिए ठीक है, हमें पेशेंस से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत का है तो थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन कर लेंगे हम, करते जाएंगे, होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल। ठीक है, आज की क्लास में एंड करता हूँ।